अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए बनके कहानियां कहानियां। एक कहानी ऐसी भी। आइए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है शेरी फरहाद। अमीरनिया देश में एक बादशाह राज करता था। उसकी बेटी का नाम था शेरी। शेरी बहुत ही खूबसूरत थी। उसके रूप की चर्चा पूरे मध्य एशिया तक फैली हुई थी। उन दिनों फारस वर्तमान ईरान का बादशाह खुसरो था। युवा बादशाह खुसरो अपने सौंदर्य और गुणों के लिए दूर दूर तक विख्यात था। उन दिनों अमीरनिया और फारस के व्यापारी अपने व्यापार के सिलसिले में एक दूसरे के देशों में आते जाते रहते थे। एक दिन अमीरनिया का एक व्यापारी बहुत सी दुर्लभ और मूल्यवान वस्तुएं लेकर बादशाह खुसरो के दरबार में पहुंचा। उसने एक एक चीज बादशाह को दिखानी शुरू की। सभी चीजें वास्तव में दुर्लभ और मूल्यवान थीं। व्यापारी जब भी बादशाह को कोई नई चीज दिखाता, उससे पहले वो एक वस्तु को देखता और उसे पलट कर रख देता था। बादशाह खुसरो को यह देखकर बड़ी हैरानी हुई थी कि वो कैसी वस्तु है जिसे व्यापारी कोई भी नई चीज दिखाने से पहले देखता है और फिर उसे पलटकर रख देता है। उसने व्यापारी से पूछा, क्यों भाई, वो क्या चीज है जिसे तुमने हमें न दिखाकर छिपाकर रख लिया? उसे हमें भी दिखाओ। व्यापारी ने शहजादी शेरी का चित्र बादशाह खुसरो के सामने रखते हुए कहा, हुजूर आलम, यह हमारी शहजादी शेरी की तस्वीर है, जिसकी खूबसूरती और गुणों की चर्चा आज बहुत से देशों में फैली हुई है। हम व्यापारी लोग शहजादी की तस्वीर को अच्छा शगुन मानकर अपने पास रखते हैं। बादशाह खुसरो ने शहजादी शेरी की तस्वीर को देखा तो बस देखता ही रह गया। वास्तव में ऐसा अनूठा सौंदर्य उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसने अन्य सामान के साथ साथ शेरी की तस्वीर मुंह मांगे दाम देकर खरीद ली। व्यापारी तो चला गया, किंतु खुसरो शेरी को पाने के लिए बेचैन रहने लगा। उसका राजकार्य से मन उचाट हो गया। वो दिन रात अपने कक्ष में पड़ा रहता और शेरी की तस्वीर को निहारता रहता। फारस के निजाम प्रधानमंत्री ने जब ये देखा कि बादशाह राजकाज में तनिक भी दिलचस्पी नहीं ले रहा और दिन रात किसी चिंता में डूबा रहता है, तो वो चिंतित हो गया। वो बादशाह के पास गया और उससे पूछा, हुजूर, आजकल आप बहुत उदास रहते हैं। राजकार्यों में भी आपकी दिलचस्पी नहीं रही है। आखिर ऐसी क्या बात हो गई है? बादशाह खुसरो ने बिना कुछ बोले शेरी के चित्र की ओर इशारा कर दिया। शेरी के चित्र को देखते ही प्रधानमंत्री सब कुछ समझ गया। उसने कहा, हुजूर, इसमें इतनी चिंता करने की क्या बात है? वो अगर अमीरनिया की शहजादी है तो आप भी इतने बड़े मुल्क के बादशाह हैं। सुंदरता में आप किसी से कम थोड़े ही हैं। इजाजत दें तो मैं खुद शादी का पैगाम लेकर अमीरनिया के बादशाह के पास जाऊं। नहीं वजीर आलम, हम शेरी के साथ इस तरह शादी नहीं करना चाहते। बादशाह खुसरो ने कहा, हम चाहते हैं कि जिस प्रकार शेरी की तस्वीर ने हमें उसका दीवाना बना दिया है, शेरी भी हमसे इसी तरह इश्क करने लगे और स्वयं उसका पिता अपनी बेटी के निकाह का प्रस्ताव लेकर हमारे दरवाजे पर पहुंचे। ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है हुजूर। वजीर आला ने कहा, मैं अभी इसका इंतजाम कराए देता हूं, कहकर वो वहां से चला गया। वजीर आलम ने फारस के एक मशहूर चित्रकार से बादशाह खुसरो का एक खूबसूरत चित्र बनवाया और स्त्रियों को पसंद आने वाली ढेर सारी चीजें लेकर व्यापारी के वेश में अमीरनिया की राजधानी की ओर चल पड़ा। कुछ दिनों के सफर के बाद वो अमीरनिया की राजधानी में पहुंच गया। उसने शहजादी की एक कनीज को रिश्वत देकर अपना काम साधने का इंतजाम कर लिया। कनीज ने शहजादी को बताया कि फारस देश का एक व्यापारी आजकल यहां आया हुआ है। उसके पास आपकी पसंद की ढेर सारी चीजें हैं। शेरी ने उत्सुकतावश सैनिक को उस सराय में भेज दिया जिसमें व्यापारी के वेश में
फारस का वजीर आलम ठहरा हुआ था। वो सैनिक उस व्यापारी को महल में बुला लाया। व्यापारी बने वजीर आला ने एक एक करके बहुत सी चीजें शहजादी शीरी को दिखाई, लेकिन बादशाह खुसरो की तस्वीर की एक झलक दिखाने के बाद वो इस तरह रख ली जैसे उससे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई हो। उसकी इस हरकत को देखकर शहजादी ने पूछा, सौदागर, वो क्या चीज है जिसे तुमने छिपाकर एक और रख लिया है? वो चीज आपके मतलब की नहीं है शहजादी साहिबा, वो एक तस्वीर है जिसे मैं किसी दूसरे व्यक्ति की विशेष फरमाइश पर बनवाकर लाया हूं। मैंने वो तस्वीर आपको इसलिए नहीं दिखाई कि यदि वो तस्वीर आपको पसंद आ गई और आप उसे मांग बैठी तो मैं उस आदमी को क्या जवाब दूंगा। व्यापारी बने वजीर आला ने बड़ी चतुराई से जवाब दिया, उसे एक नजर दिखा देने में तो कोई हर्ज नहीं है सौदागर। शहजादी बोली, वैसे वो तस्वीर है किसकी? वो तस्वीर हमारे मुल्क के बादशाह की है शहजादी साहिबा। वजीर आला ने कहा, हमारे बादशाह खुसरो बहुत खूबसूरत नौजवान हैं। यद्यपि उनके निकाह के लिए अनेक राजाओं सामंतों की सुंदर से सुंदर लड़कियों के प्रस्ताव आ चुके हैं, किंतु उन्होंने अभी तक निकाह नहीं किया है। वे किसी खूबसूरत शहजादी के साथ निकाह करना चाहते हैं जो सुंदरता में उनके जैसी ही हो। क्या सच? तब तो हम वो तस्वीर जरूर देखना चाहेंगे। जरा दिखाइए तो वो तस्वीर। व्यापारी बने वजीर आला ने खुसरो की तस्वीर शहजादी शीरी को दे दी। शीरी ने तस्वीर देखी तो बस देखते ही रह गई। व्यापारी बना वजीर आला समझ गया कि तीर निशाने पर जा बैठा है। शीरी तस्वीर को देखते ही बादशाह खुसरो से प्रभावित हो गई। उसने उसे और प्रभावित करने के लिए कहा, शहजादी साहिबा, वैसे ये तस्वीर मैं लाया तो किसी और के विशेष आग्रह पर था, किंतु यदि आपको पसंद आ गई है तो आप इसे रख लीजिए। तस्वीर वाकई मुझे पसंद है, शीरी बोली। आप इसकी कीमत बता दीजिए। इसकी कीमत मैं आपसे नहीं लूंगा शहजादी साहिबा, इसे आप मेरी तरफ से तोहफा समझकर स्वीकार कर लीजिए। इस प्रकार बड़ी चतुराई से शहजादी के मन में बादशाह खुसरो के प्रति प्रेम का बीज बोकर वजीर आला वहां से चला आया। शीरी को वो तस्वीर इतनी ज्यादा पसंद आई कि वो उसे देखते ही बादशाह खुसरो से प्यार करने लगी, और ये प्यार इस सीमा तक बढ़ा कि उसने निश्चय कर लिया कि वो अगर निकाह करेगी तो बादशाह खुसरो से, अन्यथा वो जीवन भर कुंवारी बैठी रहेगी। फारस के बादशाह खुसरो ने भी ये निश्चय कर लिया कि वो शीरी को ही अपनी पत्नी बनाएगा। तब एक दिन वो अपने साथ कुछ सैनिक लेकर शीरी के नगर के लिए चल पड़ा। वहां जब उसके आगमन का समाचार अमीरनिया के बादशाह को मिला तो उसने उसका खूब स्वागत सत्कार किया और उसे शाही महल में ठहराया। एक दिन खुसरो की मुलाकात शीरी से हुई तो उसने उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखा। शीरी तो चाहती ही यही थी। वो तो स्वयं ही उसकी ओर आकर्षित हो चुकी थी। फिर भी उसने खुसरो से कहा, शहंशाह फारस, मुझे आपके साथ निकाह करने से कोई इनकार नहीं है, किंतु मेरी एक गुजारिश है। कैसी गुजारिश? आप हुक्म कीजिए, मैं उसे हर हालत में पूरा करने का वचन देता हूं। बादशाह खुसरो ने कहा, मैंने सुना है कि फारस में दूध की बहुत कमी है, जबकि हमारे देश में दूध का कोई अभाव नहीं है। मेरे लिए न सही, आप अपनी रियाया के लिए ही दूध का इंतजाम करने का वादा करें तो मैं आपके साथ निकाह करने के लिए तैयार हूं। शीरी ने कहा, मैं वादा करता हूं शहजादी कि मैं आपकी ये इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। खुसरो ने उसे वचन दे दिया। जब शीरी के पिता को अपनी बेटी की इच्छा का पता चला तो उसने बड़ी धूमधाम से उसका निकाह खुसरो के साथ कर दिया। दहेज में ढेर सारी चीजें भी उसने बादशाह खुसरो को दी। बादशाह खुसरो शीरी को दुल्हन बनाकर अपने देश में ले आया। दिन व्यतीत होने लगे। एक दिन शीरी ने बादशाह खुसरो को अपना वचन याद दिलाया जो उसने निकाह से पहले किया था। उस वचन की याद आते ही बादशाह चिंतित हो गया। फारस में वाकई पानी की बहुत किल्लत थी। खेतों की सिंचाई के लिए भी पानी नहीं मिल पाता था। पानी की कमी के कारण चारागाह नहीं थे, जिसकी वजह से दुधारू पशु नहीं पाले जा सकते थे। पानी के अभाव में धरती प्यासी पड़ी हुई थी। बादशाह खुसरो ने अपनी इस चिंता से अपने वजीर आला को
अवगत कराया। वजीर आला ने कहा, हुजूर, पानी का इंतजाम हो जाएगा, बस कुछ समय चाहिए। हमारे मुल्क के उत्तरी हिस्से में पहाड़ हैं और उन पहाड़ों के बीच एक इतनी विशाल झील है कि अगर किसी तरह नहर के जरिए उस झील के पानी को मैदानों तक ले जाया जाए तो पूरा मुल्क हरा भरा हो जाएगा। खेतों की सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिल सकेगा, चारागाह हरे भरे हो जाएंगे और दूध देने वाले पशुओं की कोई कमी नहीं रहेगी। सारे मुल्क में अमीरनिया की तरह दूध की नदियां बहने लगेंगी। लेकिन वजीर आला, सवाल ये उठता है कि उस नहर को बनाएगा कौन? बादशाह ने चिंतित स्वर में पूछा। इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को काटकर नहर बनाना आसान काम तो नहीं है। आप बिल्कुल चिंता न करें हुजूर, वजीर आला ने कहा। मेरे एक बचपन का मित्र है, नाम है फरहाद। वो बांधों और नहरों के निर्माण में बहुत ही दक्ष है। इराक व अन्य कई मुल्कों में वो अपना कमाल दिखा चुका है। वहां उसने बांध बनाकर नहरों का निर्माण कराया है। उसके हाथों में तो जैसे जादू है। उसकी छेनी की मार से पत्थर मोम बनकर कटने लगते हैं। तो फिर बुलाओ ना अपने उस मित्र फरहाद को और उसे हमारी मलिका के सामने पेश करो। उसके मुल्क में नहरों की कमी नहीं है। वो फरहाद को अच्छी तरह समझा सकती है कि नहर कहां से और कैसे निकाली जाए, क्योंकि ये नहर दूध की कमी को दूर करने के लिए बनाई जाएगी। अतः हम उसका नाम दूध की नहर रखेंगे, बादशाह ने कहा। फरहाद को जल्दी ही बुलवा भेजा गया और जब वो वहां पहुंचा तो बादशाह ने उसे शीरी के पास भेज दिया। शीरी उसे समझाती रही कि नहर कहां से और कैसे निकाली जानी है, लेकिन फरहाद तो शीरी को देखते ही उसकी सुंदरता में ऐसा खो गया कि शीरी उसे क्या समझा रही है इसका उसे भान ही न हुआ। शीरी ये देखकर पहले तो सहम गई, लेकिन फिर वो संभली और स्वयं भी फरहाद की प्रेमल आंखों के जादू से प्रभावित हो गई। नहर का निर्माण कार्य शुरू हो गया। फरहाद खुद भी खुदाई के काम में लग गया, लेकिन शीरी हर समय उसकी नजरों में समाई रहती थी। एक दिन वो खुदाई का काम बंद करके पत्थरों को तराश कर शीरी का बुत बना रहा था कि शीरी वहां पहुंच गई। उसने फरहाद से पूछा, तुम ये किसका बुत बना रहे हो? आपका, फरहाद ने उत्तर दिया। मेरा बुत? मगर किस लिए? गुस्ताखी की माफी चाहता हूं मलिका। मैं ये बुत इसलिए बना रहा हूं कि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैंने जब से आपको पहली बार देखा था तभी से आपका वजूद मेरे मन में बस गया है। मैं आपसे प्रेम करने लगा हूं मलिका। शीरी के मन में फरहाद के लिए कोमल भावनाएं तो थी, लेकिन उसकी नसों का शाही खून फरहाद की इस बात पर खौल उठा। उसने फरहाद को बहुत फटकारा। बोली, तेरी ये मजाल कि तू एक मामूली मजदूर होकर अपने देश की महारानी से प्यार करने का दावा पेश कर रहा है। मैं तेरी खाल खिंचवा दूंगी। खाल ही क्यों, मेरा तो सारा शरीर ही आपके लिए है मलिका, फरहाद ने निशंक होकर उत्तर दिया। लेकिन एक बात कहने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, और सच्ची बात यही है कि मेरा रोम रोम अब आपके प्रेम में डूब चुका है। मलिका, प्रेम कभी राजा और रंक में भेद नहीं मानता। फरहाद की इस बात ने शीरी को अंदर तक मथ डाला। वो सोचने पर विवश हो गई कि ये व्यक्ति सचमुच ही मुझसे बहुत प्रेम करता है। इसे मौत का भी भय नहीं है। तब से वो भी उसकी ओर आकर्षित हो गई। उसके मन में भी फरहाद के प्रति प्रेम का अंकुर फूट पड़ा। अब वो नहर के निर्माण का निरीक्षण करने के बहाने अपना अधिकाधिक समय फरहाद के पास बिताने लगी। धीरे धीरे उन दोनों में इतना प्रेम बढ़ गया कि जब तक वे एक दूसरे को देख न लेते उन्हें चैन ही नहीं मिलता। फरहाद के प्रेम में पड़कर शीरी अपने पति के प्रति उदासीन हो गई। इस बात की भनक जब बादशाह को लगी तो उसके कान खड़े हो गए। उसने शीरी का फरहाद के पास जाना बंद करा दिया। शीरी के न मिलने से फरहाद उसके लिए व्याकुल रहने लगा। उसने पहाड़ काटना बंद कर दिया और हर समय शीरी के नाम की रट लगाता अपनी गुफा में पड़ा रहने लगा। एक दिन बादशाह खुसरो ये देखने के लिए कि नहर के निर्माण कार्य में कितनी प्रगति हुई है, वहां चला गया जहां फरहाद पहाड़ काट रहा था। उसने देखा कि फरहाद पहाड़ की कटाई तो कर रहा था, लेकिन उसके मुंह से शीरी का नाम निकल रहा था।
शीरी के न आने की वजह से वो बहुत व्याकुल हो रहा था। कभी कभी वो शीरी शीरी पुकारते हुए पत्थरों पर अपना सिर पटकने लगता था। फरहाद के मुंह से शीरी का नाम सुनकर खुसरो का क्रोध भड़क उठा। उसने अपनी तलवार निकाल ली, लेकिन वजीर आला ने उसे रोककर तुरंत समझाया, हुजूर आला, फरहाद का सिर तो कभी भी काटा जा सकता है, लेकिन अगर इस समय आपने इसका सिर काट दिया तो ये नहर अधूरी रह जाएगी। इसे केवल फरहाद ही पूरा कर सकता है। खुदा के वास्ते कुछ दिन आप और सब्र कर लीजिए। मुल्क की खुशहाली बख्शने वाली इस नायाब नहर से महरूम मत कीजिए। बादशाह खुसरो मौके की नजाकत को समझ गया। उसने अपनी तलवार म्यान में रख ली, लेकिन वो ये बात समझ गया कि उसकी मलिका की वफादारी खत्म हो चुकी है। वो उसे छोड़कर एक मामूली पत्थर तराशने वाले फरहाद से मोहब्बत करने लगी है। उसके इस विश्वास को तब और बल मिला जब उसने फरहाद द्वारा तराशा गया शीरी का बुत देख लिया। उस दिन से फरहाद ने पहाड़ काटना बिल्कुल बंद कर दिया। परिणाम ये निकला कि नहर बनने का काम खटाई में पड़ गया। इस पर बादशाह को चिंता हुई। उसने फरहाद को अपने महल में बुलवाया और उससे कहा, सुनो फरहाद, हम जान चुके हैं कि तुम हमारी मलिका शीरी से मोहब्बत करने लगे हो और वो भी तुमसे मोहब्बत करती है। हमें यह भी पता लग गया है कि यदि तुम दोनों को अलग कर दिया गया तो तुम दोनों एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह पाओगे। ये तुम दोनों पर जुल्म होगा। हम मोहब्बत करने वाले दो दिलों के बीच दीवार नहीं बनना चाहते। इसलिए हमने फैसला कर लिया है कि जिस दिन तुम इस नहर को बनाकर पूरा कर दोगे, हम शीरी को तुम्हें सौंप देंगे। बोलो, हमारे ये फैसला तुम्हें मंजूर है या नहीं? मुझे दिलो जान से मंजूर है हुजूर। मैं इस नहर को जल्द से जल्द पूरा कर दूंगा। बस आप अपने फैसले पर कायम रहना। खुश होकर फरहाद ने कहा। उस दिन से वो अपनी पूरी ताकत से नहर का निर्माण कार्य करने में जुट गया। वो उस पहाड़ को काट डालने के लिए जी जान से जुट गया जिसने पानी का प्रवाह रोक रखा था। अब वो दिन में ही नहीं, रात को भी जाग जाग कर पहाड़ काटने का काम करने लगा। रात दिन भूखे प्यासे रहकर लगातार हाड़ तोड़ मेहनत करने से फरहाद के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ा। वो बहुत कमजोर हो गया। छेनी उठाता तो उसे चक्कर आने लगते थे। कभी कभी वो मूर्छित होकर भी गिर जाता था। शीरी को उसकी हालत का पता चला तो एक दिन वो बादशाह की अनुपस्थिति में उसे देखने के लिए घोड़े पर चढ़कर उसके पास पहुंची। फरहाद की हालत देखकर वो रो पड़ी, लेकिन फरहाद ने उसे तसल्ली दी। बस अब कुछ ही दिनों की बात है। बादशाह ने मुझे वचन दिया है, जिस दिन मैं नहर का निर्माण कार्य पूरा कर दूंगा वो तुम्हें मुझे सौंप देगा। इसलिए मैं जल्दी जल्दी अब इस काम को पूरा कर देना चाहता हूं। जाने वो कौन सा मुबारक दिन होगा जब मेरा और तुम्हारा मिलन होगा। शीरी ने आह भरते हुए कहा, फरहाद, अब मुझसे तुम्हारी जुदाई सहन नहीं होती। मैं रात दिन तुम्हारे विरह में तड़पती रहती हूं। मेरी हर सांस तुम्हारा ही नाम पुकारती रहती है। न जाने वो घड़ी कब आएगी जब खुदा हम दोनों को मिलाएगा। हौसला रखो शीरी और खुदा पर भरोसा रखो। हमारा प्यार पवित्र है, वो सच्चा है। अल्लाह बड़ा कारसाज है, वो हम दोनों का मिलन जरूर कराएगा। फरहाद ने आगे कहा, एक बात और शीरी, अब तुम मुझसे मिलने यहां मत आना। अब हमारा मिलन बादशाह के सामने ही होगा जब वो तुमको मुझे सौंपेगा। शीरी आशा और निराशा के झूले में झूलती हुई वापस चल पड़ी। वे दोनों नहीं जानते थे कि ये उनकी अंतिम मुलाकात है। शीरी का घोड़ा कुछ ही आगे पहुंचा था कि एक पत्थर से टकराकर उसके घोड़े का संतुलन बिगड़ गया और वो शीरी को लिए एक गहरे गड्ढे में जा गिरा। नीचे गिरते ही घोड़ा तो उसी समय मर गया। शीरी को भी बहुत चोट लगी। फरहाद की नजरें महल की ओर लौटती शीरी पर टिकी हुई थी। घोड़े को गड्ढे में गिरता देखकर वो दौड़ता हुआ गड्ढे में पहुंच गया और उसने बड़ी कठिनाई से शीरी को गड्ढे से बाहर निकाला। नुकीले पत्थरों से टकराने और ऊंचाई से पथरीली जगह पर गिरने से शीरी को कई जगह पर चोटें आ गई थी। वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। फरहाद ने उसे अपने कंधे पर डाल लिया और गड्ढे से निकलकर महल की ओर चल पड़ा। जिस समय शीरी फरहाद से मिलने के लिए वेश बदलकर महल से निकल रही थी, बादशाह खुसरो के हबशी सेनापति गुर्रा ने उसे देख लिया था। वो भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा था।
लेकिन गुर्रा पैदल था और शीरी घोड़े पर सवार थी, इसलिए वो उस पहाड़ पर उस समय नहीं पहुंच पाया जब फरहाद शीरी को कंधे पर डालकर महल की ओर ले जा रहा था। उन दोनों को देखते ही गुर्रा ने अपनी तलवार निकाल ली और गुर्रा कर बोला, चलो, मैं तुम दोनों को बादशाह के सामने पेश करूंगा और ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। फरहाद निहत्था था, साथ ही कड़ी मेहनत और भूख प्यास ने उसे कमजोर कर दिया था। ये सब सोचकर शीरी ने चालाकी से काम लेना उचित समझा। वो फरहाद के कंधे से उतरकर गुर्रा के पास आ गई और बोली, सेनापति, तुम ही नहीं, पूरा मुल्क जानता है कि मुझे तुम्हारे बादशाह से कोई मोहब्बत नहीं है। मैं बादशाह से नहीं, तुमसे मोहब्बत करती हूं, क्योंकि ये हुकूमत तुम्हारी शक्तिशाली तलवार के बल पर ही टिकी हुई है। ये सुनकर गुर्रा खुशी से फूल उठा। वो शीरी की चालाकी को न समझ सका। शीरी उसे फरहाद की गुफा में ले आई। उसने बड़े प्यार से गुर्रा से कहा, सेनापति, चलो इस गुफा में चलकर बैठते हैं और आगे क्या करना है इस विषय में वार्तालाप करते हैं। गुर्रा मान गया। गुफा के बाहर एक भारी पत्थर रखा हुआ था जो गुफा का मुंह बंद करने के लिए था। जैसे ही गुर्रा गुफा में दाखिल हुआ, शीरी और फरहाद ने गुफा का मुंह बंद करने के लिए पत्थर गुफा के मुंह पर अड़ा दिया। गुर्रा उस गुफा में कैद होकर रह गया। उसने बाहर निकलने के लिए बहुत चीख पुकार मचाई, किंतु वहां उसकी सहायता करने वाला कौन था। फरहाद शीरी को लेकर फिर से महल के लिए चल पड़ा और उसे महल के निकट पहुंचाकर वापस लौट आया और पहाड़ काटने के काम में लग गया। कुछ दिनों बाद नहर बनकर तैयार हो गई। पहाड़ों के बीच झील में इकट्ठा पानी बड़े वेग से नहर में प्रवाहित होने लगा। फारस की प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन खुसरो परेशान हो उठा। परेशानी का कारण था उसका वो वादा जो उसने फरहाद से किया था। वजीर आला उसकी परेशानी को ताड़ गया। उसने बादशाह से कहा, हुजूर, मैं जानता हूं कि अब आपको ये चिंता लग गई है कि शीरी आपको फरहाद के हाथों में सौंपनी पड़ेगी, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। मैं इसका उपाय सोच चुका हूं, जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। बादशाह खुसरो को अपने वजीर आला पर बहुत यकीन था। वो आश्वस्त हो गया। तब वजीर आला ने शहर की एक कुटनी को बुलवाया और उसे सिखा पढ़ाकर फरहाद के पास भेज दिया। कुटनी फरहाद के पास पहुंची और छाती पीट पीट कर रोने लगी। फरहाद ने जब उसके रोने का कारण पूछा तो कुटनी ने बताया, बेटा, मैं शीरी की मां हूं। कल रात मेरी बेटी शीरी ने अपने सीने में कटार भोंक कर खुदकुशी कर ली। मरते समय उसकी जुबान पर तेरा ही नाम था। अंतिम हिचकी लेने से पूर्व उसके मुंह से यही निकला था कि अलविदा मेरे प्यारे फरहाद, अब हम दोनों दूसरे लोक में मिलेंगे। ये कहकर कुटनी जोर जोर से रोने का अभिनय करने लगी। शीरी की मौत की खबर सुनते ही फरहाद चीख उठा, नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। मेरी शीरी मुझे इस तरह अकेला छोड़कर कभी नहीं जा सकती। शीरी, शीरी, ठहरो, मैं भी आ रहा हूं। इस तरह से विलाप करते हुए फरहाद ने वो कुदाल जिससे वो पहाड़ काट रहा था अपने सिर में दे मारा। खून का एक फव्वारा सा फूट पड़ा उसके सिर से। फरहाद ने वहीं दम तोड़ दिया। फरहाद के मरते ही कुटनी ने अपने आंसू पोंछे और फिर एक नजर फरहाद के शव पर डालकर संतुष्ट होकर वहां से चली गई। शीरी के मरने की खबर और उसके बाद फरहाद द्वारा अपने सिर में कुदाल मारकर मर जाने का सारा हाल फरहाद के एक साथी ने देख लिया और वो महल की ओर दौड़ गया। जब उसे पता चला कि शीरी जिंदा है तो वो चीख चीख कर लोगों से बताने लगा कि बादशाह अपने वादे से मुकर गया है और उसने धोखे से फरहाद को मरवा दिया है। इस पर जनता अपने बादशाह को लानतें देने लगी। लोग घरों से निकल आए और बादशाह तथा वजीर आला के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। कुछ लोग उस ढोंगी कुटनी की तलाश में जुट गए जिसने धोखा देकर फरहाद को मरने पर मजबूर कर दिया था। फरहाद के मरने की खबर शीरी ने भी सुनी। वो उसी हालत में नंगे पांव पहाड़ की ओर दौड़ पड़ी। नहर के किनारे एक चट्टान पर उसने फरहाद की लाश पड़ी देखी तो वो पछाड़ खाकर लाश पर गिर पड़ी। उसने लाश को अपनी भुजाओं में भर लिया और दहाड़े मारकर रोने लगी। उसके मुंह से उस समय सिर्फ अपने महबूब फरहाद का नाम ही निकल रहा था। लोगों ने उसके पास पहुंचकर उसे सांत्वना देनी चाहिए, किंतु शीरी बार बार कही जा रही थी, फरहाद ने मेरी मोहब्बत की खातिर पहाड़ काटे,
नहर बनाई, और जब उसकी मुराद पूरी होने का वक्त आया तो इस जल्लाद बादशाह ने उसे मरवा दिया। ऐसे बादशाह की सूरत देखना भी मेरे लिए हराम है। विलाप करते करते शीरी का गला सूख गया, उसकी सांस रुक गई और फरहाद की लाश को बाहों में भरे हुए वो उसी हालत में बैठी रह गई, अपने महबूब से जा मिली। बादशाह खुसरो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुआ। फिर उसने एक बड़ी सी कब्र बनवाई तथा फरहाद और शीरी दोनों को एक ही कब्र में दफना दिया।